जी नमस्कार, स्वागत है आपके चैनल पर। हम एक न्यायपालिका के ऊपर अपडेट लेके आए हैं जो कभी पहले नहीं हुआ। वैसे तो सब जानते हैं डिपार्टमेंट के अंदर सब कुछ होता है, सारी चीज़ें, कौन सा केस कहाँ पर लड़ना है, कौन सा केस कहाँ नहीं लड़ना है ना? किस केस में कितना चाहिए, किस केस में कितना नहीं चाहिए, है ना? किसको बरी करना है, किसको दोषी गिल्टी ठहराना है ना? किसको सजाए मौत, किसी को आजीवन कारावास, सब ये तय करते हैं न्यायपालिका, जो जज बैठे हैं अंदर। बात मैं कर रहा हूँ 14 मार्च की। अभी मैं आपको सारा बता देता हूँ पॉइंट टू पॉइंट। आज आपको लगेगा अभी कि हाँ, पॉइंट में दम है। और ये वीडियो जो है एक अवेयरनेस के लिए, स्टैटिक जीके के हिसाब से, इंडियन पॉलिटी के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट रहेगा गाइस, ठीक है। मैक्सिमम पॉइंट होंगे जो मैं यहाँ पर कवर हम लोग कर लेंगे। ओके, पॉइंट है, मैं शुरुआत से बात कर रहा हूँ। यशवंत सिन्हा दिल्ली हाई कोर्ट में अक्टूबर 2021 में उनका इलाहाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर दिल्ली आता है। अब ट्रांसफ़र की भी प्रणाली आपको बताऊंगा कि जजों का ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, जजों को कैसे हटाया जा सकता है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल अक्टूबर 2021 में एक ऐसे शख्स का ट्रांसफ़र दिल्ली किया जाता है जो ऑलरेडी इलाहाबाद में जज की पोस्ट पे थे और उनको दिल्ली ट्रांसफ़र दे दिया जाता है। अक्टूबर 2021 से लेकर और मार्च 2025 तक का इनका रिकॉर्ड सब जानते हैं कि भाई शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी थी, उन उसमें भी जज रहे हैं ये, है ना। आप जब अक्टूबर के बाद जो दिल्ली में कुछ और बड़े बड़े पॉलिटिशियन स्कैम में फंसे गए थे, उसमें भी इन्होंने वहाँ पर अपनी सेवाएं दी, अपने निर्णय दिए। अब ये निर्णय सेवाएं कैसे दी वो तो वही जानते हैं, है ना। फ़िलहाल तो अभी उनका दिल्ली से फिर दोबारा ट्रांसफ़र कर दिया गया, मतलब एक पनिशमेंट दिया गया है उनको इस तरह का। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ कि उनके घर से, बंगले से 17 करोड़ रुपए कैश मिला है। पहला केस ऐसा आया है, जज के सामने आईएएस आईपीएस भी वाइब्रेट हो जाते हैं, वो भी अपनी बात नहीं कह पाते। तो कहीं ना कहीं तानाशाही, डिक्टेटरशिप जज को लगता है, फील करते हैं वो, हाँ सबसे बड़े सुपीरियर हम लोग हैं, हम जो क्राइम करेंगे वो किसी को दिखेगा नहीं। वो बिल्कुल सही बात है। अब तक सारी बातें न्यायपालिका में छुपी रही हैं, कोई भी बात अभी तक एक्सपोज नहीं हुई सिवाय यशवंत सिन्हा का जो केस आया है अभी। तो जो यशवंत जी के घर में, बंगले में जो 17 करोड़ पाए गए, अब ये कैसे पाए गए? क्या ईडी का छापा था, इनकम टैक्स का था? कोई किसी प्रकार की रेड नहीं थी गाइस। 14 मार्च की होली थी, होली पर अपने घर गए, भोपाल गए थे, और उस दौरान उनके बंगले में क्या हुआ था, आग लग जाती है। अब आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड को कॉल किया जाता है। अब वो आग उन रुपयों तक पहुंच जाती है जहां उनका कैश रखा था। फायर ब्रिगेड ने जैसे ही वो कैश देखा, उनकी इन्फॉर्मेशन, उनको इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी सरकार को कि ऐसे ऐसे कैश वहाँ पर मिला है। ये केस पे केस, और जो भी प्रॉपर चैनल हैं उनको फॉलो किया गया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, और पुलिस का इंटरफेयर बिल्कुल नहीं हुआ। आप सोचे पुलिस का इंटरफेयर होगा, सीबीआई का इंटरफेयर होगा, कोई नहीं था, किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं हुआ। एक ऐसा लगा कि भाई जज का हो सकता है किसी रिश्तेदार ने या कहीं और किसी ने उनकी अनुपस्थिति में वो पैसा रखा हो। तो ये मतलब छोटे मोटे एलिगेशन मान रहे हैं कि नहीं, ऐसा तो जज ने किया ही नहीं। अब आप सोचिए, आम आदमी के घर में 1 करोड़ भी आ जाए तो वहाँ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई उसको हथकड़ी डाल के ले जाएगी और टॉर्चर करेगी 3rd डिग्री का। यहाँ पर इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी राय दी, और मुख्य न्यायाधीश की बेंच पीठ ने उनका ट्रांसफ़र कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इतना सा कोई पनिशमेंट, ये पनिशमेंट नहीं है, ये तो उनका होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया। सोचिए, यहाँ आर्गूमेंट हो रहा, यहाँ मीडिया उनको घेर रही थी, और राज्यसभा में भी मुद्दा काफ़ी अच्छी तरह से प्रोपगेट हुआ था, एड्रेस किया गया था। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि इस तरह की हरकतें जो हैं यहाँ पर जज ने जो है की, और उन्होंने कहा कि मेरे पास जो पैसा निकला है वो मेरा नहीं है, मुझे नहीं पता ये पैसा कहाँ से आया। इतनी तादाद में पैसा आया, जज साहब को पता ही नहीं।
अब आप देखिए, जज के घर तक कोई भी नहीं पहुंच सकता, सारे सीसीटीवीज लगे हुए होते हैं। कोई भी पॉलिटिशियन ऐसे, मैं तो एक छोटे आदमी की बात कह रहा हूँ कि छोटा आदमी तो मिल ही नहीं सकता। अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूँ, कोई भी पॉलिटिशियन मिलना चाहे तब भी नहीं मिल सकता। बड़े से बड़े पॉलिटिशियन की मैं बात करना चाहूँ, वो भी जज से नहीं मिल पाएगा। प्रोटोकॉल होता है ये। ऐसे अचानक 17 करोड़ रुपए एक जज के घर में रखे हैं, कहाँ से आए, कैसे आए? अब इसकी इंक्वायरी छोटे मोटे लेवल पर चल रही है, वो बंद कर दी जाएगी। इतिहास गवाह है, किसी भी जज को इम्पीचमेंट के द्वारा अभी तक नहीं हटाया गया है, अभी तक नहीं हटाया गया है। एक सीजीआई थे जिनके ऊपर इम्पीचमेंट लगा, लेकिन वो हट हट नहीं पाए थे, रिजेक्ट हो गया क्योंकि वो आरोप तय नहीं हो पाए। अब इस पर काफ़ी सारी मतलब बवाल पैदा हो गया है। अपोजिशन वालों ने सरकार को घेर रखा है और सुप्रीम कोर्ट जो है अपना हवाला दे रखा है कि हमने उनको पनिशमेंट दिया है, उनको उनकी पोस्ट से यहाँ से हटाकर इलाहाबाद भेज दिया है। कोई पनिशमेंट नहीं, उनको उनका होम डिस्ट्रिक्ट दे दिया, जो वहाँ जहाँ पहले से जज थे वहाँ ऑलरेडी उनको फिर और अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया, तो उनके तो और अच्छी बात हो गई। ये कोई पनिशमेंट नहीं था। ना आपने पुलिस को इंटरफियर किया, ना ही सीबीआई को, ना ही ईडी को, किसी भी चीज़ में आपने इंटरफियर नहीं किया, क्योंकि जुडिशरी का नाम खराब ना हो जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटा सा खेल खेल दिया, ट्रांसफ़र करके सेटिस्फैक्शन दे दिया भारत की जनता को कि नहीं जी, हमने उनका मतलब पनिशमेंट दिया है, ये पनिशमेंट है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने नहीं दिया, कॉलेजियम ने दिया है, जिसमें एक्सपर्ट पैनल के जो कुछ कुछ जजेस होते हैं, 4 जजेस होते हैं, उन जजेस ने तय किया था कि इनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए। बस ट्रांसफ़र कर दिया गया कॉलेजियम के आधार पर। ट्रांसफ़र कॉलेजियम, भाई ट्रांसफ़र हो, आपका अपॉइंटमेंट होते हैं, किसी जज को हटाना होता है तो कॉलेजियम, और वहाँ कॉलेजियम में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो चेयर्ड होते हैं, मतलब अध्यक्षता करते हैं कॉलेजियम की, जब किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है नोटिस दिया जाता है क्यों ना हटाया जाए, बताइए क्या कारण है। अगर तब भी वो अपना इस्तीफ़ा नहीं देते हैं, कहने पे भी नहीं देते हैं, तो फिर दोनों सदनों के जो 2 हाउसेस हैं, लोअर हाउस अपर हाउस के मेंबर जो हैं, 2/3 मेंबर साइन करते हैं। उसके बाद जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, यहाँ तक के सीजीआई को भी हटाने का प्रावधान किया गया है गाइस, है ना। हमारी पॉलिटी में, हमारे संविधान में जज को हटाने का प्रावधान है, लेकिन वो प्रोटोकॉल के अंडर में है। ये नहीं कि जज के घर पुलिस पहुंच जाएगी, उसे अरेस्ट कर लेंगे। इस तरह से लोगों का जो है न्यायपालिका पर से भरोसा उठ जाएगा, भरोसा उठ जाएगा। इसलिए पुलिस का कोई इंटरफियर नहीं रहा, और ना ही ईडी का, इनकम टैक्स का इंटरफियर रहा। बाकी कहते हैं सीबीआई का एक केस चल रहा था इनके ऊपर पिछले 2-3 साल से, तो उसमें भी इनके ऊपर ज़्यादा कोई मतलब प्रेशर नहीं डाला गया किसी टाइप का, और इस तरह से ये अपने को मतलब इनोसेंट साबित कर रहे हैं कि मैं बंगले पे नहीं था और मुझे नहीं पता ये कैश कहाँ से आया। और सबसे बड़ी बात ये कि फायर ब्रिगेड ने ही कंप्लेन की थी, बाद में फायर ब्रिगेड कह रही है कि ना जी, कोई कैश नहीं पाया गया। अब देखिए कहाँ से कितना बड़ा प्रेशर पड़ रहा है, बहुत बड़ी ताकतों का हाथ है इसके पीछे, कि क्या इंडिया की जुडिशरी सिस्टम में दीमक लग चुकी है, क्या वायरस फैल चुका है। ये अब का नहीं है, जब 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया था, तब से ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट, पंचायत, कहीं भी चले जाइए आप, न्याय बस तराजू से ही मिलता है। जिसका तराजू जितना भारी है, आपको न्याय मिल जाएगा। अप्रोच, नेटवर्क, अब कानून को जिम में लेके घूम रहे हैं। जज तो अपने आप में भगवान हो गए हैं। किसी एक सोसाइटी में कोई मरीज, पेशेंट होता है, वो अपनी परेशानी लेके जाता है डॉक्टर के पास, उस छोटी सी परेशानी को बड़ी परेशानी बना देता है ताकि कुछ पैसा अर्न किया जा सके। ऐसे ही छोटे से केस को एक बड़ा केस बना दिया जाता है, और तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जब तक उसकी जेब ढीली ना हो जाए तब तक वो कह ना दे कि जज साहब, वकील साहब,
बताइए कितना पैसा चाहिए, प्लीज़ मुझे रियायत दिलाइए, मुझे इस केस से बर्खास्त कीजिए, मुझे बरी करा दीजिए। फिर वो सेटिंग होती है, समझौते होते हैं टॉप लेवल पर, पैसों का हेर फेर होता है, लेन देन होता है। बहुत बड़े लेवल पर जुडिशरी में गेम खेला जा रहा है, जो सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है। सरकार कोई भी कमेटी, कोई भी इंक्वायरी, कोई भी किसी टाइप की चीज़ नहीं करती है कि क्यों ना जज के खिलाफ भी कोई इंक्वायरी बैठाया जाए या कोई कमेटी तैयार किया जाए। ये बहुत बड़ी बात है। अगर इस तरह से ही जो सिस्टम में बैठे हैं, सिस्टम के अंदर ही सिस्टम को गंदा कर रहे हैं, कैसे वो जस्टिस कर पाएंगे? आप देख सकते हैं इंडिया के अंदर कितने केसेस दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और कितने केसेस ख़त्म हो रहे हैं। आप सब देख सकते हैं गूगल पर। मैं कोई यहाँ डेटा नहीं बता रहा, लेकिन डेटा बहुत गंदा है। जुडिशरी कहते हैं एशिया में सबसे ज़्यादा गंदी हो चुकी है भारत देश की। और भारत देश में जो वकील हैं, जजेस हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, आईओ है, पुलिस है, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे बनते नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कहते हैं कि हम डायरेक्ट पुलिस को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट सीबीआई या किसी ऐसे इंस्टीट्यूट को जो इंक्वायरी वाला या इन्वेस्टिगेशन वाला है उनको हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसके एक प्रॉपर चैनल होता है जजेस को हटाने का, जजेस को अपॉइंटमेंट करने का। वो प्रॉपर चैनल के थ्रू ही हम कार्रवाई कर सकते हैं। कार्रवाई तो होती ही नहीं है, क्योंकि जुगाड़ होती है, अप्रोचेस होती है, प्रेशर पड़ता है, पावर का प्रेशर पड़ता है, पॉलिटिकल का प्रेशर पड़ता है। तो वो जज पे इम्पीचमेंट आज तक नहीं लगा है, नहीं आज तक कोई हटा है। मैंने कहा ना, एक अहमदुल्ला खां थे तो उनके ऊपर इम्पीचमेंट लगा, बट वो उनको नहीं हटाया गया था। इम्पीचमेंट आज तक मतलब पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया है। तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस या मुख्य न्यायाधीश या हाई कोर्ट के जजेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस के लिए कोई कमेटी ना बने? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनसे गलतियां नहीं होती हैं? क्या वो बच्चे पैदा नहीं करते हैं? क्या वो संसार में अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं? अच्छे शान शौकत रंग रंगलियाँ नहीं मना रहे हैं? बताइए, बड़े बड़े होटल्स में नहीं जा रहे हैं? विजिट पे नहीं जा रहे क्या? बड़े बड़े ट्रैवल कर रहे हैं, बड़े बड़े देशों की यात्रा कर रहे हैं। उनके लिए कोई कमेटी नहीं है, कोई इंक्वायरी कमेटी नहीं है, कोई अरेस्टिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। आम आदमी के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं और उसको बेचारे को अंदर जेल में बंद कर देंगे। फिर वो धक्के खाता रहेगा और जज साहब भगवान बन के बैठे रहेंगे जब तक कि उसकी जेब में से कुछ पैसा ना निकल के आए। आप सब जानते हैं, पुलिस, कानून, डॉक्टर, इंजीनियर कहते हैं कि एक रेपुटेटेड जॉब होता है। इनको मर्यादा में रहकर काम करना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए। पैसा धन दौलत के पीछे ये ऐसे भाग रहे हैं कि वास्तव में इनकी पोस्ट से ज़्यादा एक पैसे की अहमियत हो चुकी है। एक इंसान की अहमियत से ज़्यादा इनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। कुछ नहीं है, सब कुछ ये राख बन जाता है। हम एक मोह माया में जी रहे हैं। मोह माया के संबंध में हम और ज़्यादा गंभीरता में डूब जाते हैं और अपने आप को भी भूल जाते हैं कि हु एम आई, व्हाट शुड आई डू, व्हाट आई डू, हाउ विल मैनेज, हाउ विल क्रिएट इमोशंस, आइडेंटिफाई योर सेल्फ, रिकॉग्नाइज माई सेल्फ। सब कुछ भूल जाते हैं। बस हमें याद रहता है कि हमें पैसा कैसे कमाना है, लोगों के जो ईमान है, ज़मीर है, उनको कैसे बेचना है, कैसे भी करके बस पैसा निकालना है। तो गाइस देखिए, डॉक्टर, पुलिस, वकील तक जेल जाते हैं, लेकिन कोई भी जज, इतिहास में उठा के देख लीजिए, सज़ा नहीं हुई है किसी भी जज को। क्योंकि सब पर्दे के पीछे, कर्टेन के पीछे सब कुछ कंप्रोमाइज़ हो जाता है। किसको कितना है, किसको कितना मिलना है, किसको कैसे बचाना है, वो सब कुछ तय होता है। 17 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है।
जो कि बचाया जा रहा है सिर्फ एक छोटे सा पनिशमेंट देकर कि इलाहाबाद ट्रांसफ़र कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, कोई दिक्कत नहीं। ये मामला वायरल हो चुका है, कितना भी सुप्रीम कोर्ट बचा ले, लेकिन अगर अमेंडमेंट करना पड़ा संसद में करना पड़ेगा। जजों के लिए भी कोई ना कोई कानून होना चाहिए, अगर वो कानून तोड़ते हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। ऐसे दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज हैं, फॉर्मर जज हैं एसएन और ढींगरा साहब, उन्होंने खुद बोला है, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, वो खुद ही बोल रहे हैं कि ऐसे जजों के खिलाफ भी कमेटी बननी चाहिए, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए, ताकि लोगों का उस जुडिशरी सिस्टम पर कुछ ना कुछ विश्वास बना रहे। नहीं तो सब खत्म है। आप देखिए 100 में से 80 घरों में लोग परेशान हैं, 80 घरों में केसेस चल रहे हैं। केस लग जाता है, लाइफ का सवाल खड़ा हो जाता है, कैरियर का सवाल खड़ा हो जाता है, शादी का सवाल खड़ा हो जाता है। एक केस लगने पर उसका पूरा कैरेक्टर ख़त्म हो जाता है और वो केस 10 साल से कम में खर्च मतलब बंद नहीं होता है, चलता ही रहेगा जब तक उसकी अंतरात्मा ख़त्म ना हो जाए। एक आपको एआई इंजीनियर याद आ रहा होगा, शायद कर्नाटका के एक एआई इंजीनियर साहब थे, है ना, जो डिप्रेशन में आ गए थे। उनकी वाइफ ने उनके साथ टॉर्चर किया, कई लाख करोड़ रुपए ले लिए थे, कई लाख रुपए ले लिए थे, करोड़ों की डिमांड की गई थी उसकी सास ने, उसकी पत्नी ने, और खुद बेचारे जौनपुर में, कर्नाटक से जौनपुर कोर्ट आता था और वहाँ पर भी एक महिला जज थी जिसके ऊपर आरोप लगा था। सबसे पहले उसने अपनी आत्महत्या में उस महिला जज का ही जिक्र किया था कि जुडिशरी सिस्टम सो रही है क्या, सुप्रीम कोर्ट सो रहा है, केंद्र सरकार सो रही है, कितना इनजस्टिस हो रहा है। ये तो वो केस हैं जो वायरल हुए हैं, यानी कितने केस ऐसे होंगे जो दबे हुए हैं लेकिन सुनवाई बिल्कुल नहीं हो रही है उन पर। कौन सुनवाई करेगा? भगवान अवतार लेंगे, इनकारनेशन ऑफ गॉड? नहीं ना, आप ही हैं, करता धरता केंद्र सरकार है। जुडिशरी को इंडिपेंडेंट पावर दे दी गई है, लेकिन उस पर भी एक डिटेन मतलब नज़र रखनी चाहिए, कमेटी बननी चाहिए, अमेंडमेंट होना चाहिए जुडिशरी सिस्टम के लिए भी, जजों के लिए भी। 1 रुपये की रिश्वत हो चाहे 100 करोड़ की रिश्वत हो, वो रिश्वत होती है, उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। ट्रांसफ़र भले ही दिल्ली से कर दिया इलाहाबाद, लेकिन वहाँ इलाहाबाद के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि हम इनके कोर्ट में कोई केस नहीं ले जाएंगे, इनके कोर्ट रूम में कोई केस नहीं ले जाएंगे, किसी भी तरह का हम इनके साथ कोई भी अप्रोच, कोई भी रिलेशन नहीं रखने वाले। ये एक न्यायपालिका पे सबसे बड़ा धब्बा है। क्या ये डस्टबिन है? हाई कोर्ट कह रहा है इलाहाबाद का कि आपने वहाँ से पटक दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि भाई आपका ट्रांसफ़र किया जा रहा है। क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट डस्टबिन है क्या? कचरा को फेंकने का डस्टबिन है क्या कि यहाँ पे आपने फेंक दिया? अब सब अपने हाथ पीछे खींच लेंगे, अब सब ईमानदार बनने की कोशिश करेंगे। एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कहते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट को, जहाँ 1 लाख एडवोकेट ही काम करते हैं। 1 लाख तो एडवोकेट हैं गाइज। इसकी खंडपीठ लखनऊ में है। एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसे हम प्रयागराज हाई कोर्ट कह रहे हैं आज के टाइम पर। अब वो अपने हाथ पीछे खींच रहा है, अब वो अपनी ईमानदारी दिखा रहा है कि हम डस्टबिन समझ रखे हैं, जो कचरा को यहाँ फेंक दिया है। बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। जितना भी जज की अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो कॉलेजियम करता है, जज को हटाने का भी कॉलेजियम करता है। उस पर जो चेयरपर्सन होता है वो सीजीआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, उसको बुलाया जाता है जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, जज के ऊपर टाइम दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है। उस नोटिस के अंदर अगर वो साफ सफाई नहीं दे पाते हैं, फिर वो केस जो कॉलेजियम है, जो चेयरमैन होते हैं सीजीआई के, वो भेज देते हैं राष्ट्रपति को, संसद को, केंद्र सरकार के पास मैटर। वहाँ से वो 2/3 सदस्य के द्वारा जो है, वहाँ से 2/3 सदस्य के द्वारा पारित कर दिया जाता है। फिर वो राष्ट्रपति के पास पहुँचता है
और राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करता है और उसको फिर हटा दिया जाता है, मतलब उसको पद से हटा दिया जाता है। ये तो हटाने का प्रावधान है, सजा का प्रावधान पता नहीं कैसे कैसे मिलेगा उसको। इसलिए अगर जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ हमें बताना चाहिए, तो आप कमेंट करके भी आप आंसर दे सकते हैं इस वीडियो को सुनकर। चेंजमेंट करना है कि नहीं करना है ना? ज़रूरी है, जुडिशरी सिस्टम में चेंजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैकबोन है ये हमारे सिस्टम का, हमारे इंडिया का, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का, सब कुछ इसके ऊपर टिका हुआ है। तो क्यों ना चेंजमेंट होना चाहिए, अमेंडमेंट होने चाहिए, इसके अंदर कमेटी बननी चाहिए। जिसने गलत किया है, चाहे वो छोटा सा अपराधी हो, चाहे जज हो, चाहे आईपीएस, चाहे आईएएस, चाहे पॉलिटिशियन हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हर किसी का विंग बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है, कमेटी बनी हुई, समिति बनी हुई है, एक्सेप्ट जुडिशरी बननी चाहिए। कई बड़े पॉलिटिशियन, कई बड़े बड़े जो भी जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जजेस हैं, हाई कोर्ट के हैं, उनकी भी रिकमेंडेशन आ रही हैं कि ज़रूरी है, अगर इस तरह से ये केस सामने आया, यानी कितने केसेस होंगे, 17 करोड़ जो है कैश पाया गया, यानी कितना कैश होगा, कितने फ्लैट होंगे, कितनी गाड़ियाँ होंगी, सोचिए। भारत की जनता, आधी जनता तो पानी पी के ही सो जाती है, सब्जी नहीं मिलती है उनको खाने की, अगर आप हकीकत जानेंगे तो। मैं एक छोटा सा ट्रस्ट भी रन करता हूँ गाइस। मैं कभी किसी से कुछ 1 रुपये भी डिमांड नहीं करता इस चीज़ में। जिसकी कोई भी आशा होती है वो इस माध्यम से मुझसे कांटेक्ट करता है, और जितना भी हो सकता है हम लोग वहाँ पर मदद करते हैं। मैं अपनी वीडियो में कभी नहीं बनाता इस तरह की। आपको पता है जियो स्माइल ट्रस्ट जो है, एक मेरा ट्रस्ट है, एनजीओ है, और जो प्रोडक्टिव हेल्दी वेल्दी जो वीडियोस होते हैं, इंफॉर्मेटिव हैं, वो मैं आपको डालता रहता हूँ, है ना? और मदद वाले वीडियो में हाँ नहीं डालता हूँ, क्योंकि ये सब मुझे शो ऑफ लगता है। अगर आप कमेंट में करेंगे तो मैं बिल्कुल मदद वाले वीडियो भी डाला करूँगा, क्योंकि अगर आप चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आते रहते हैं, वो अपनी पब्लिसिटी, है ना, और अपनी टीआरपी बना रहे हैं, लेकिन मैं नहीं बना पा रहा, क्योंकि मेरे पास ऑफलाइन भी काम बहुत ज़्यादा रहता है ना? और ऑनलाइन तो जब भी कभी मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं बनाकर भेज देता हूँ वीडियो आपको। कंटेंट बहुत है, बनाने को बहुत सारा कंटेंट है, एक नहीं अनेकों कंटेंट हैं, बट हमको कैसे मैनेज करना है ना? मीडिया में कैसे बातें रखनी है, पब्लिसिटी कैसे करनी है, सोसाइटी में अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, बहुत ज़रूरी है। कैसे कमेंट करना है, वीडियो अगर आपने देखा है तो उस पर आपको कमेंट यस या नो, या आपको पूरी तरह से समझ में आया है तो पूरी एक कमेंट्री आप लिख कर भेज सकते हैं मुझे, है ना? तो इससे क्या है, एक क्रिएटिविटी क्रिएट होती है दिमाग में, एक एलिजिबिलिटी क्रिएट होती है, या आपकी डिसीजन मेकिंग्स क्रिएट होते हैं, आपके जो पॉइंट्स होते हैं वो क्रिएट होते हैं गाइस। तो ये छोटा सा मैसेज था। अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर किया करें आप, ठीक है? चैनल को बढ़ाने की कोशिश करें। मैं कभी कभी डालता हूँ, ठीक है, टाइम मिलता है तो मैं बिल्कुल डालता हूँ गाइस, ठीक है? आप अगर कहेंगे इस पर डालना है तो मैं बिल्कुल उस पर भी वीडियो को मेक करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।